नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा और निश्चित तौर पर आप लोगों का जो प्यार और स्नेह मिल रहा है वो फिर मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा और प्रगति प्रदान करता है। यही प्यार और स्नेह बनाए रखिए। तो आइए बच्चों, बिना विलंब के अब हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्लांट न्यूट्रिशन में हमारी बात हुई थी, व्हाट इज प्लांट न्यूट्रिशन। फिर क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, मतलब आवश्यक क्यों है, उसके लिए 3 सिद्धांत जो कि हमने बात करी थी आर्नर और स्टाउट द्वारा दिए गए थे। फिर उसके बाद हमने बात करी थी आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण, जिसमें हमने देखा था कि भैया आवश्यक तत्व होते, अनावश्यक होते। फिर आवश्यक को 2 भागों में बांटा था, एसेंशियल न्यूट्रिएंट को। फर्स्ट वन इज मैक्रो, सेकंड वन इज माइक्रो, मतलब मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। फिर मुख्य पोषक तत्वों को हमने देखा था 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। फिर सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात हुई थी। उसके बाद संरचनात्मक तत्व भी मैंने आपको बताए थे। इस तरह से पूरा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ था। आइए अब जो हमने तत्व पढ़े थे उनका क्या क्या रोल है या उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, और क्वेश्चन बने हैं और कई बार रिपीट हुए। जैसे कि लास्ट ईयर फास्फोरस के ऊपर क्वेश्चन बना था, संभवतः इस बार नाइट्रोजन पे आ जाए, आपसे पूछ ले कि भैया नाइट्रोजन के क्या कार्य है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट आर द डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ फंक्शन, व्हाट आर द डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन। अब इसको याद रखने के लिए मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। वो बात क्या है, जब भी आपको अगर कार्य याद है तो उसका विपरीत करते चलिए, उसकी कमी के लक्षण बन जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि भैया नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधे पीले पड़ जाते हैं, ये हो गया कमी का लक्षण। अब पौधे पीले पड़ रहे हैं तो क्या करेंगे भैया, नाइट्रोजन देना चाहिए। तो नाइट्रोजन का पहला काम क्या हो गया, पौधों को हरा बनाना। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसी ट्रिक के साथ हम मजेदार तरीके से पढ़ने वाले। आइए देखते हैं पादप पोषण में, यहां से ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले। पौधों में आवश्यक तत्वों के विशिष्ट कार्य, स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स इन प्लांट। अब पहला एलिमेंट हमें दिख रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का पौधे में क्या क्या कार्य है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ एंड ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स। हिंदी वाले घबराए नहीं भैया, मैं हिंदी में भी लिखता चल रहा हूँ, हिंदी वालों के लिए भी मैं लिखता चल रहा हूँ कि भैया नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, या इसको शुद्ध हिंदी में नत्रजन भी कहा जाता है, या नाइट्रोजन लिखिए जो आपको अच्छा लगे, नत्रजन लिखिए या नाइट्रोजन लिखिए जो आपको अच्छा लगे। तो नाइट्रोजन पौधों की वानस्पतिक वृद्धि, पौधों की वानस्पतिक वृद्धि एवं हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। वानस्पतिक वृद्धि एवं हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। अब आपको इतनी बातें याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ 2 बात याद रखना है नाइट्रोजन के कार्य में। पहली बात याद रखना है वानस्पतिक वृद्धि और दूसरा हरा रंग। समझ गए बात को। तो ग्रीन कलर को मेंटेन करता है और वेजिटेटिव ग्रोथ को मेंटेन करता है। कौन करता है, नाइट्रोजन। जस्ट इसका अपोजिट कर दो कि पौधे की वानस्पतिक वृद्धि रुक जाएगी, ये हो गया कमी का लक्षण। पौधा हरा नहीं रहेगा। अब हरा नहीं होगा तो क्या पड़ता है, पौधा डायरेक्ट पीला पड़ता है। ये हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से प्लांट क्या हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे। ये बात समझ गए। अगर आपको फंक्शन याद है तो डिफिशियंसी लिख सकते हो, और अगर डिफिशियंसी याद है तो फंक्शन लिख सकते हो। बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, बस इस चीज को माइंड में रख के आप लिखिए, निश्चित तौर पर आपका उत्तर सही जाएगा। लेकिन बच्चे अलग अलग रखते हैं, अलग अलग परेशान होते हैं। आपको परेशान नहीं होना है। जो बच्चे MGCI का इस यूट्यूब चैनल का लाभ ले रहे हैं उनको बहुत ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी और बहुत सारा तनाव दूर हो जाएगा। समझ गए बात को। बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं, सर बहुत अच्छा चल रहा है, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो कब आएगा। आप चिंता ना करें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस विषम परिस्थिति में भी आपका साथ ना छोड़े, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। पर भैया परिस्थितियां जिस तरह से विघ्न हो रही है उनको ध्यान में रखते हुए जितना भी बेस्ट होगा हम बेस्ट करेंगे। बस आप उम्मीद और विश्वास रखें और पढ़ते रहें, और अपने आप से भी पढ़ना है, चीजों को बार बार रिवाइज करना है। रिवीजन मस्ट डिवीजन, ठीक है भैया। तो रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। आइए, तो पहली बात हमें समझ में आती है कि वानस्पतिक वृद्धि और हरे रंग को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात यहां से हमें देखने को मिल रही, हेल्प्स इन क्लोरोफिल सिंथेसिस। यह क्लोरोफिल निर्माण में सहायक है। यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, यह क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक है। अब आप सभी जानते हो कि क्लोरोफिल किसके लिए जिम्मेदार है, तो हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। तो क्लोरोफिल
के निर्माण के लिए भी कौन जिम्मेदार है भैया? नाइट्रोजन। तो हम लिख सकते हैं यह क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक है, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक है। समझ में आई बात? दो कार्य हो गए। तीसरा लिख रहा है इंक्रीज द कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन इन प्लांट, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता को बढ़ाता है। ठीक है, तीसरी बात है इंक्रीज द कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन इन प्लांट, यह पौधों में कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता को बढ़ाएगा, यह पौधों में कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता को बढ़ाता है। फिर आप लिख सकते हो इट हेल्प्स सेल वॉल फॉर्मेशन, यह सेल वॉल के निर्माण में भी मदद करता है। 5% नाइट्रोजन प्रेजेंट इन प्राइमरी सेल वॉल, 5% तक कोशिका भित्ति में नाइट्रोजन होता है। फिर एक आप और लिख सकते हो कि ग्रीन रफेज जो होते हैं, हरे चारे वाली फसलें जो होती है, अब आप सभी जानते हैं कि चारे वाली फसलों में हमें क्या ज्यादा चाहिए, तो चारे वाली फसलों में हमें चाहिए कि उसकी वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा हो, और वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा हो इसलिए फोडर क्रॉप्स के लिए भी नाइट्रोजन ज्यादा हेल्पफुल माना जाता है। कौन से क्रॉप के लिए? अगर एक पॉइंट आप लिखना चाहो तो फोडर क्रॉप्स के लिए अगर हम देखें, अगर हम बात करें फोडर क्रॉप्स या चारे वाली फसलों के लिए भी नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चारे वाली फसल मतलब वानस्पतिक वृद्धि हो, वो तेजी से बढ़े, तेजी से वृद्धि और विकास करे और हमें चारे के रूप में एक फसल प्राप्त हो जाए। आई होप, उम्मीद और आशा करता हूं कि आपको नाइट्रोजन के फंक्शन समझ में आ गए होंगे। पहला और महत्वपूर्ण है वानस्पतिक वृद्धि और हरे रंग के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए, क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तीसरा है पौधों में कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता को बढ़ाता है। अगर आप फोर्थ नंबर पर देखोगे तो यह सेल वॉल के निर्माण में भी सहायक है। फिर अगर आप देखना चाहो तो हरे चारे जो कि वानस्पतिक वृद्धि तेजी से करे, इसके लिए भी नाइट्रोजन आवश्यक है। और अनेक कार्य हैं नाइट्रोजन के, लेकिन आप कोई 3 से कार्य लिख दोगे आपका काम हो जाएगा। अब बात करें कार्य, उसके बाद हम देखेंगे कमी के लक्षण। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कार्य याद है तो कमी के लक्षण आप अपने आप लिख दोगे। इसकी कमी से पत्तियां क्या हो जाएगी भैया? पहला ही बोल रहा है कि इसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ जाएगी, लिप्स क्या हो जाएगी? येलो हो जाएगी, पत्तियां हमें यहाँ पर पीली दिखाई देगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कमी से पहला जो देखने को मिल रहा है, पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाएगी, पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती है। ठीक है, पहला कमी से यह काम हो गया। दूसरा, पौधा बौना रह जाएगा। अब बौना क्यों रहेगा भैया? क्योंकि इसके कारण ही पौधे की वृद्धि होती है, वानस्पतिक वृद्धि होती है, मतलब पौधे आगे ऊपर बढ़ते चलेंगे। बात समझ रहे हो? सीधी सी बात है। नाइट्रोजन के संदर्भ में आप एक बात याद रखिए कि ऊपर जो भाग हमें पौधे का दिख रहा है उसके लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। अब ऊपर क्या दिखेगा? जड़, तना, पत्ती। तो आप बोलोगे सर ऊपर तो तना दिखेगा, पत्ती दिखेगी, और तना को छोड़ दिया जाए तो पत्तियां कैसी रहेगी? हरे रंग की। तो हरे रंग के लिए नाइट्रोजन जिम्मेदार है। वेजिटेटिव मतलब जो ऊपरी भाग हमें दिखाई दे रहा है, तो पौधा अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो कैसा रह जाएगा? बौना रह जाएगा। तीसरा है रिड्यूस टिलरिंग इन सीरियल्स। अनाज वाली फसलों में अगर हम तीसरे पॉइंट को देखें तो अनाज वाली फसलों में भैया, अनाज वाली फसलों में जो टीलर्स होते हैं, टीलर्स मैं आगे आपको बताऊंगा, कल्ले जिसको हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, कल्ले कम बनते हैं। अब कल्ले कम बनेंगे तो उत्पादन घट जाएगा। जैसे आपने गेहूं के देखा होगा, ये एक बीज है और इस बीज से इस तरह से फुटाव होता है, इसी को हम टीलर्स कहते हैं, इसी को हम कल्ले कहते हैं। अगर ये कम निकलेंगे तो सीधी सी बात है बालियां कम बनेगी, और बालियां कम बनेगी तो उत्पादन भी क्या होगा भैया? कम होगा। तो अनाज वाली फसलों में टीलर्स या कल्ले कम बनेंगे अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई तो। डिक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स, मतलब फोर्थ नंबर का पॉइंट ये कह रहा है कि पौधे में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, पौधों में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। अब ये रटना नहीं है, समझो कैसे कमी हो जाएगी। क्योंकि नाइट्रोजन और प्रोटीन दोनों का प्रगाढ़ संबंध है। आप लोग पशुपालन में एक क्वेश्चन आता है, क्रूड प्रोटीन का सूत्र लिखते हो, क्रूड प्रोटीन इक्वल टू नाइट्रोजन इंटू 6.25।
यही करते हो तो कच्ची प्रोटीन के सूत्र में भी आप किससे गुणा करते हो, नाइट्रोजन। अर्थात नाइट्रोजन और प्रोटीन का प्रगाढ़ संबंध है, ये बात आपको रटना नहीं, समझना है। ऐसा क्वेश्चन आप पशु आहार में देखोगे, ऐसा सूत्र आता है कि क्रूड प्रोटीन इक्वल टू नाइट्रोजन इंटू 6.25, मतलब नाइट्रोजन और प्रोटीन का संबंध है। क्योंकि नाइट्रोजन की अगर हम बात करें 1 ग्राम नाइट्रोजन में 6.2 ग्राम प्रोटीन होगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पौधों में प्रोटीन की कमी हो जाएगी अगर किसकी कमी होगी, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन ही मल्टीप्लाई करके किसमें कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन में। इसी बात हम पढ़ते हैं पशुपालन में। तो भैया ये आपको समझ में आ रहा है। सर कैसे याद रखें, अगर कार्य की बात करी थी तो वानस्पतिक वृद्धि होगी, वानस्पतिक वृद्धि होगी मतलब बढ़ेगा, अर्थात ड्वार्फ नहीं रहेगा, तो यहाँ से याद रख सकते हो। अगर हरा है तो पौधा पीला नहीं पड़ेगा। दो चीज तो कोरिलेट कर गई, जो हमने कार्य पढ़े उसी से क्या निकाल दी, कमी पड़ दी। तीसरी बात एक्स्ट्रा पॉइंट है कि टीलर से निकलते हैं, ज्यादा मात्रा में टीलर से निकलेगा तभी तो वेजिटेटिव ग्रोथ हो पाएगी। चौथी बात, अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। इस तरह से आप कार्य और कमी के लक्षण को एक साथ जोड़कर याद रख सकते हैं। ये हुआ भैया नाइट्रोजन। नाना पाटेकर में नाना हो गया। अब आ जाओ पाटेकर अर्थात अगला तत्व हम जिसकी बात कर रहे हैं वह है फास्फोरस। अगला तत्व है फास्फोरस, इसको हम P2O5 भी कह देते हैं। चलिए, रूट एंड शूट डेवलपमेंट एंड मेक्स देम स्ट्रॉन्ग, यह जड़ और तना के निर्माण के लिए आवश्यक माना जाता है। यह जड़ एवं तना के निर्माण के लिए आवश्यक माना जाता है। यह जड़ और तना के निर्माण के लिए आवश्यक माना जाता है। पहला कार्य हो गया भैया इसका कि यह जड़ और तना के निर्माण के लिए आवश्यक माना जाता है। यह इसका पहला कार्य हो गया। अगर हम देखें और इसका फंक्शन देखें, फुलफिल्स एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, इट इज आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी। फास्फोरस को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। फास्फोरस को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा की पूर्ति करता है। ठीक है, फिर इंक्रीज द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाता है। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाता है। ठीक है, इसे पौधों की जीवन कुंजी कहा जाता है, की ऑफ लाइफ कहा जाता है। की ऑफ लाइफ, पौधों की जीवन कुंजी कहा जाता है। पौधों की जीवन कुंजी कहा जाता है, की ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है, तो ये अनेक कार्य और भी मैं बहुत सारे बता सकता हूं, लेकिन अभी आपकी 12वीं बोर्ड की एग्जाम है, इसलिए हम यहाँ पर 3 पॉइंट लिखने के लिए आएंगे। कोई 300 पॉइंट का विखंडन या पूरा विवरण नहीं देना है, इसलिए हमें 3 पॉइंट पर्याप्त है। आप कोई से भी 3 याद रखें जो आपको अच्छे लगे, और ये भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पहले से याद हो, तो आप निश्चित तौर पर उन्हें ही याद रखें। नया याद करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना है, बिल्कुल समझ लीजिए आप उसको। अगर पहले का याद है तो रिवाइज कीजिए। ठीक है, नई चीजें बिल्कुल आप नहीं याद करना, एग्जाम को टाइम कम बचा है और आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, इसलिए आप निश्चित तौर पर मान के चले कि एग्जाम बहुत करीब है, तो नई चीजें बिल्कुल नहीं याद करना है। ठीक है, अगर जो चीज पहले से याद है बस आप रिवाइज करिए, जस्ट उसी को याद रखिए। ठीक है, तो जड़ के लिए फास्फोरस जिम्मेदार है। अगर आपसे मैं एक ट्रिक के हिसाब से बताऊं तो ध्यान से सुनेंगे, नाइट्रोजन पूरे वेजिटेटिव ग्रोथ को मेंटेन करता है, फास्फोरस रूट को मेंटेन करता है, अर्थात रूट बूस्टर का काम करता है। फास्फोरस को रूट बूस्टर भी कहेंगे। ठीक है, रूट बूस्टर की तरह कौन काम करता है, तो फास्फोरस। और वेजिटेटिव पोर्शन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन, और स्पेसिफिक स्टेम की बात करें तो वहां पर पोटास आएगा, आगे अपन देखेंगे। मेनली जड़ के लिए कौन काम करेगा, फास्फोरस, इसलिए इसको ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, की ऑफ लाइफ, पौधों की जीवन कुंजी कहा जाता है। ये सारे के सारे फंक्शन हो गए भैया फास्फोरस के। इसके जस्ट अपोजिट हम जाएंगे तो निकल कर आएंगे डिफिशियंसी के सिम्टम्स, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ रूट विल बी स्टॉप। सीधी सी बात है, पौधे में जड़ों की वृद्धि का विकास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। आप एक बात याद रख सकते हो, पौधों में या पौधों की जड़ों का विकास रुक जाएगा। पौधों की जड़ों का विकास रुक जाएगा, ये बात हो गई क्लियर।
पहली बात हमने उधर पढ़ी थी फंक्शन में कि भैया यह जड़ के लिए जिम्मेदार है, तो जड़ का विकास रुक जाएगा। दूसरी बात कह रहा है द एजेस ऑफ लीव्स बिकम्स रिंकल्ड, मतलब पत्तियां के जो कोने होंगे या पत्तियां किनारों से सिकुड़ जाएगी, पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का सिकुड़ना। इस तरह से इसमें जो लिप्स होती है किनारे पर से कुछ इस तरह से होना चाहिए, लेकिन जब इसकी डिफिशियंसी होती है तो लिप्स कुछ इस तरह से किनारों से सिकुड़ जाएगी, तो ये क्रिंकल लिप हो जाएगी। उसके बाद मक्के में अगर हम देखें बिकम्स पर्पल ग्रीन, ठीक है। तो एक कोई सी भी चीज याद रख लीजिए, अगर आप देखोगे तो मक्के में अगर हम देखिए जाए भाई, चलो ये ऊपर वाला देख लेते हैं, कलर ऑफ लीव्स टर्न इनटू डार्क ग्रीन व्हेंस बिकम पर्पल। तीसरा पॉइंट ये कह रहा भैया कि पत्तियां बिल्कुल गहरे हरे रंग की हो जाएगी, पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाएगा, गहरा हरा रंग हो गया, ठीक है। उसके बाद जो सिराएं हैं, सिराओं का रंग कैसा हो जाएगा, तो सिराओं का रंग यहां पर हमें देखने को मिलेगा पर्पल, पर्पल अर्थात बैंगनी रंग की हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि पेन भी बैंगनी कलर से लिखा है, तो पेन का कलर भी वही है, इस तरह से हो जाएगी भैया। और मक्के में अगर हम देखें तो पर्पल ग्रीन हो जाएगी, शुगर केन की पत्तियां देखें तो ब्लू ग्रीन की हो जाएगी और पतली हो जाएगी, और टमेटो में अगर देखें तो ओवल ग्रीन हो जाएगी। मतलब कुल मिलाकर ये किसके ऊपर काम कर रहा है, यहाँ पर देखें तो जड़ और पत्तियों पर इफेक्ट इसका देखने को मिल रहा है, ठीक है भैया। तो आप इसकी डिफिशियंसी पर ये सारी बातें लिख सकते हैं। अब बात करें के अर्थात पोटाश, के अर्थात पोटाश। पोटाश की अगर हम बात करें तो भैया पोटेशियम इंक्रीज द रेजिस्टेंट इन प्लांट अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट एंड डिसीज, मतलब यह पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर आप इससे लिखना चाहो तो ये पॉइंट लिख सकते हो, यह पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यह पौधों में, यह पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यह पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पहला, क्योंकि ये कीट से भी लड़ने की क्षमता दे रहा, पेस्ट मतलब सारे हार्मफुल इंसेक्ट आ गए, और डिसीज मतलब पौधों को रोग से लड़ने के लिए कौन मजबूती दे रहा है, तो पोटाश। क्वालिटी को बढ़ाता है, ठीक है, यह गुणवत्ता को बढ़ाता है, ध्यान रखना, यह गुणवत्ता को बढ़ाता है। अब गुणवत्ता को बढ़ाता है इसका मतलब क्या है कि जैसे आलू में देखें तो आलू में कंद की चमक को बढ़ा देना, आलू में कंद की चमक को बढ़ाना, ठीक है। तो ट्यूबर ज्यादा शाइनिंग दे, कोई सी भी क्रॉप हो उसमें अगर चमक बढ़ाने की बात है तो याद रखना पोटाश की बात होगी। फिर क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक करता है, लेकिन मेनली वहां पर नाइट्रोजन ही लिखने हमें। हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में भी मदद करता है, और सबसे महत्वपूर्ण काम है ये तीसरे पॉइंट में और चौथे पॉइंट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर का। 1, 2 आप याद रखिए, और 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है इसके संदर्भ में, क्योंकि यह रंध्रों के खुलने को बंद होने को नियंत्रित करना, रंध्रों के खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करता है, रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। आपने ऐसा पढ़ा होगा कि भैया ये पत्ती है मान लीजिए, और इस पत्ती के ऊपर ये रंध्र है, स्टोमेटा है। इन रंध्र और स्टोमेटा को खोलने के लिए एक K+ आयन आता है, और K+ आयन ही क्या भैया, पोटाश है। तो 3 चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। यह तो डिसीज रेजिस्टेंट होता है, मतलब पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा, यह गुणवत्ता को बढ़ाता है, मतलब आलू में कंद की चमक बढ़ाएगा, गन्ने में चमक बढ़ाएगा, ठीक है। जितने भी वेजिटेटिव काम के हैं उन सब में क्वालिटी को कंट्रोल करेगा। फिर रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। ये सब सारी बातें किसके संदर्भ में कही गई है, पोटाश के संदर्भ में कही गई। इन्हीं से आप बना लोगे डिफिशियंसी के सिम्टोम, जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर पोटाश की कमी हो गई तो विल लुक बर्न एंड सिम्टम नोन एज स्क्रोच, मतलब इसकी कमी से पौधे की पत्तियों में स्क्रोच जलन जैसा दिखाई देता है, ठीक है। और बॉटम पत्तियां डिफेक्ट होती है। 1 पॉइंट तीनों में आप बहुत कॉमन लिख सकते हो। अगर कमी के लक्षण आते हैं एनपीके में, इनके कमी के लक्षण हमेशा पौधे की पुरानी और निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ये तीनों में लिख सकते हो, बिल्कुल सही जाएगा, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे पोटास हो। इन तीनों में अगर आपसे पूछा जाए तो तीनों में लिख देना कमी के लक्षण में कि इनके कमी के लक्षण पुरानी और निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। फिर
क्लोरोसिस हो जाएगा, मतलब हरे रंग का जो भाग होगा हरापन हट जाएगा, हरापन समाप्त हो जाता है, हरापन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मक्के में इसकी कमी से और आलू में इसकी कमी से अगर हम देखें तो जो भुट्टा होगा, मक्के में जो कॉब बनता है इस तरह से, वो छोटे रह जाएगा, आलू का कंद भी छोटा रह जाएगा। उसके बाद लेक ऑफ डिसीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाएगी। और वाटर इनबैलेंस इन प्लांट, वही रंध्रों का खुलना बंद होना सही से नियंत्रित नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ बातें थी भैया जो हमने देखी। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीन में से निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि कार्य लिखिए, कमी के लक्षण। अगर आपको कार्य है तो कार्य से कमी के लक्षण कैसे बनाएंगे मैंने आपको सिखा दिया। आप 3 याद करिए, आपको 6 प्रश्न याद हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि सॉइल न्यूट्रिएंट सोर्स, मतलब मृदा में पोषक तत्व कैसे पहुंचेगा, मृदा में पोषक तत्व के स्रोत लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, मृदा में पोषक तत्व के स्रोत लिखिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। राइट द इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट या माइक्रोन्यूट्रिएंट, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि मृदा में पोषक तत्व कैसे प्राप्त होते हैं, मृदा में पोषक तत्व कैसे पूर्ति होती है। तो आप जस्ट इनको याद रखेंगे, बाय FIM, बाय फर्टिलाइजर्स, ठीक है। थर्ड आप लिख सकते हैं बाय बायो फर्टिलाइजर, बाय क्रॉप रेसिड्यू, अनेकों अनेक कारण है जिनसे मृदा में पोषक तत्व चले जाएंगे। चाहे तो गोबर की खाद डाल दें, या उर्वरकों का प्रयोग करें, या जैव उर्वरकों का प्रयोग करें, या फसल के जो अवशेष है उनका प्रबंधन करें, और वातावरण से मिलने वाले कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का उपयोग हो। ये सारी बातें हैं जो कि मृदा में क्या डालती, पोषक तत्व डालती। कोई से भी 3 पॉइंट आप लिखिए, आपका उत्तर हो जाएगा। उसके अंदर एक एक बात आप लिख सकते हैं कि मृदा में गोबर की खाद मिला देने से पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, पहला पॉइंट हो गया। उर्वरकों की बात करें कि भैया मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास युक्त उर्वरक मिला देने से मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, ये आपका पॉइंट बन गया। और बायो फर्टिलाइजर जैसे कि राइजोबियम हो गया, एजोला हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, नीलहरी शैवाल जिसे हम कहते हैं, इनको मिला देने से वातावरण के नाइट्रोजन का फिक्सेशन या स्थिरीकरण मृदा में हो जाता है। फिर फसल रेसिड्यू या फसल अवशेष प्रबंधन करें, जो भी खेत में फार्म पे कचरा निकल रहा है उसको मिट्टी में मिला देने से सड़ने गलने के बाद वह हमारे खेत में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। फिर वातावरण में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन फ्री में मिलता है जिससे मृदा में इनकी पूर्ति होती है। एक आप लिख सकते हो ग्रीन मैन्योर, अर्थात हरी खाद के द्वारा भी खेत में पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बना था जो कि आपके लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा गया है। शायद क्वेश्चन था कि मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के स्रोत लिखिए, और जस्ट इसके विपरीत पूछता है कि मृदा में पोषक तत्वों की हानि कैसे होती है। तो मृदा में पोषक तत्वों की हानि कैसे होगी, या तो निच्छालन हो जाए, लीचिंग हो जाए, क्या हो जाए। अगर पूछे कि मृदा में पोषक तत्वों की हानि कैसे होती है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपसे, अगर पूछा जाए कि भैया मृदा में पोषक तत्वों की हानि कैसे होती है, व्हाट आर द लॉसेस ऑफ न्यूट्रिएंट, लॉसेस ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल। अगर पूछा जाए कि मृदा में पोषक तत्वों की हानि लिखिए, मृदा में पोषक तत्वों की हानि लिखिए, मृदा में पोषक तत्वों की हानि लिखिए, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भैया मृदा में पोषक तत्वों की हानि कैसे हो रही है या लॉसेस कैसा हो रहा है, वो आपको लिखना है। अब मृदा में पोषक तत्वों की हानि के लिए पूछा जाए तो पहला तो आप लिख सकते हो लीचिंग। लीचिंग का मतलब है निच्छालन। अब लीचिंग या निच्छालन क्या होता है समझ लेंगे एक लाइन। अगर यहाँ पर पौधा खड़ा है, आपने पोषक तत्व डाले यहाँ पर भैया, और पोषक तत्व पौधे के जड़ क्षेत्र से, अर्थात
रूट जोन से बाहर चले जाए तो उसी घटना को हम कहते हैं निच्छालन। मतलब पौधे के लिए जो उपस्थित पोषक तत्व थे वह पौधे के जड़ क्षेत्र से बाहर चले गए, इसी घटना को हम कहते हैं निच्छालन। मतलब रिमूव ऑफ मिनरल्स और प्लांट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट जोन। रूट जोन से भी नीचे चले गए, अब वो पौधा उसको ग्रहण नहीं कर सकता, इसको हम निच्छालन कह सकते हैं। ठीक है, फिर अगर दूसरा आप काजेस देखो, दूसरी अगर हानि देखो आप, तो भैया सही दिशा या सही तरीके से आपको पोषक तत्वों का उपयोग नहीं करना। मतलब खेत में पोषक तत्वों का उपयोग सही दिशा में नहीं हो रहा है, या सही अनुपात में पोषक तत्वों का उपयोग ना होना, सही अनुपात में पोषक तत्वों का उपयोग न होना, यह भी एक कारण है। अगर आपने सही रेशियो में सही समय पर उपयोग नहीं करा तो भी पोषक तत्वों का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। फिर अधिक क्रॉप रोटेशन सही ना होना, मतलब सही फसल चक्र का उपयोग ना होना, फसल चक्र का क्रम सही ना होना। ठीक है, ऐसे अनेकों अनेक कारण हैं जिसके कारण खेत से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। लीचिंग हो गया, ठीक है, तेज बारिश हो गई, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे हमारी मृदा से पोषक तत्व क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि मृदा से पोषक तत्व के नुकसान होने के क्या कारण है, या मृदा में पोषक तत्व कैसे पहुंचते हैं। ये सब सारी चीजें हमने देख ली। धन्यवाद प्यारे बच्चों, थैंक्स टू ऑल।